Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to start Unit 2 of Block 4 MPCE 012, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. Second unit is Principles of Measurement and Projective Techniques, Current Status with special reference to the Rorschach टेस्ट। सो रॉर्शे टेस्ट के बारे में भी इस यूनिट में मिलेगा आपको, और प्रोजेक्टिव टेक्निक का ओवरऑल इन्होंने हमें बताया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो नेचर ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट्स, ये फर्स्ट टॉपिक है। प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें कि प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं, तो अगर आपको याद होगा हम प्रोजेक्टिव टेस्ट को काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं इस सब्जेक्ट में। सो प्रोजेक्टिव टेस्ट टेक्निकली वो टेस्ट हैं जहाँ पे हम इनडायरेक्ट मेथड से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या उसके हिडन डिज़ायर्स क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को सोचता है। ये सारी चीज़ें प्रोजेक्टिव टेक्निक में हम पता लगा सकते हैं, है ना। उसके क्या बिलीव्स हैं, और वो उसका जो किसके लिए अगर कोई कंप्लेंट है मन में, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाता है। सो जो प्रोजेक्टिव टेक्निक की प्रीवियस हिस्ट्री से शुरुआत की है कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ये सब तो मैं वही कवर करूँगी जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़फुल है। अदरवाइज़ आपको रीड करना है तो आप कर सकते हो कि कैसे ये पूरा प्रोग्रेशन रहा जब हम प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में बात करते हैं। सो रियल इम्पेटस जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक का, वो हरमन रॉर्शेज जो क्लासिक मोनोग्राफ उन्होंने बनाया था, वो 1921 में बनाया था, उससे मिला है हमें। एंड उन्होंने ये बताया था कि इंक ब्लॉट टेस्ट, अगर आपको मालूम हो कि रॉर्शे टेस्ट में जनरली इंक ब्लॉट्स की डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में वो बनाया है, एंड इट इज़ सिमेट्रिकल। सो जब उसको देखते हैं सब्जेक्ट, तो उसको देख के अपने इम्प्रेशंस के बारे में बात करता है कि वो किस तरह से उस इंक ब्लॉट को समझता है। तो हमें डायग्नोसिस में हेल्प होता है, साइकोपैथोलॉजी जानने में हेल्प होती है जब हम सब्जेक्ट किस तरह से इंक ब्लॉट को डिस्क्राइब कर रहा है वो हम जानते हैं। 1935 में मॉर्गन एंड मुर्रे ने टेस्ट निकाला था, जो थीमेटिक है, परसेप्शन टेस्ट भी कहते हैं जिसको। ये प्रोजेक्टिव टेक्निक का पहले रॉर्शे टेस्ट आया, रॉर्शे इंक ब्लॉट टेस्ट आया, उसके बाद टेट टेस्ट आया है। इस तरह से सीक्वेंस में बहुत सारे प्रोजेक्टिव टेस्ट लगे हैं, निकले हैं एक के बाद एक। ये जो टेस्ट हैं, जो बेसिकली टर्म प्रोजेक्टिव है, इसमें जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से आया, वो L.K. फ्रैंक्स ने पहली बार 1939 में अपने पेपर्स पे प्रोजेक्टिव मेथड के बारे में मेंशन किया था, और वहाँ से ये प्रोजेक्टिव जो टर्म है ये पॉपुलराइज हो गया। उसके बाद अगर आप साइकोलॉजिकल डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे, जो इंग्लिश में ही है, 1958 में ये पहली बार पब्लिश हुई होगी। इसमें इन्होंने बताया कि प्रोजेक्टिव टेक्निक जो होती है उसका क्या मीनिंग होता है। तो इनके टर्मिनोलॉजी के हिसाब से प्रोजेक्टिव टेक्निक में इन्होंने बताया अ प्रोसीजर फॉर discovering a person's characteristic modes of behavior by observing his behavior in response to a situation that does not elicit or compel a particular response। प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में अगर साइकोलॉजिकल डिक्शनरी में पढ़ेंगे तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये वो तरीका है जहाँ पे हम इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कवर कर सकते हैं, उसके जो ट्रेट्स हैं उसको डिस्कवर कर सकते हैं, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है किसी ऐसी सिचुएशन में जिसका एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मतलब कोई ऐसी ऐसी चीज़ है जिसको देखकर इंसान तरह तरह से रेस्पॉन्ड कर सकता है, उसका एक ही तरीके का रेस्पॉन्स नहीं हो सकता। उसको हम प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक के डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स भी हैं जो या कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो पॉइंट वाइज रॉटर ने 1954 में बताए थे। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नंबर 1, जो रिस्पॉन्स होता है वो एम्बिगुअस स्टिमुलस के बेसिस पे होता है ना, और अनस्ट्रक्चर्ड रेस्पॉन्स होगा, अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस होता है, और रेस्पॉन्स जो होगा वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट की मेंटल हेल्थ पे, या वो किस तरह से चीज़ों को परसीव करता है उस पर डिपेंड करेगा। जो एग्जामिनी है उसको जो स्ट्रक्चर दिया गया है, जो स्टिमुलस दिया गया है, उसको स्टिमुलस देख के उसको फोर्स किया जाता है कि वो
अपने व्यूज़ इस पे डाले कि वो क्या कर रही है चीज़ स्टिमुलस में, उस क्या दिखाई दे रहा है, एंड कुछ खुद के बारे में वो बता पाता है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जो हमारा स्टिमुलस होता है वो एम्बिगुअस होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। और जैसे कि और उसका जो रेस्पॉन्स सब्जेक्ट का आएगा वो कैसा होगा, उसकी नीड्स, विशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह के हैं वो हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो है जो स्टिमुलस मटेरियल है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। यहाँ पे भी इन्होंने अनस्ट्रक्चर्ड के बारे में बोला था कि लेकिन इस वाले में फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि जो सब्जेक्ट है उसका रेस्पॉन्स क्या होगा, है ना। और जो रेस्पॉन्स होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा, उसके खुद के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएगा। स्ट्रक्चर मतलब कि नीड्स, विशेस। एंड इसमें स्टिमुलस को अनस्ट्रक्चर्ड बता के इन्होंने बात की है कि जो स्टिमुलस होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। जो टेस्ट है वो प्रोजेक्टिव है या नहीं भी है प्रोजेक्टिव, यानी कि ऐसा नहीं होता कि जो प्रोजेक्टिव टेस्ट में हम जो भी चीज़ दे रहे हैं सब्जेक्ट को वो बिल्कुल ही अनस्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है कि किसी को समझ ही नहीं आता क्या है। ऐसा नहीं है। जनरली अगर आप रोशे टेस्ट को भी देखेंगे तो इन्होंने कार्ड 5 की बात की है कि कार्ड 5 अगर आप ज़्यादातर लोगों को बताओगे तो 70% लोग ऐसे होंगे जो उसको ये बोलेंगे कि ये बैट जैसा दिख रहा है, एंड बाकी के 30% कुछ और उसको रेस्पॉन्ड करेंगे। तो बेसिकली जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है उसमें जो हमारा स्टिमुलस होता है वो इतना भी अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। हाँ, उसके बहुत सारे ऑप्शंस, उसके जो रिस्पॉन्सेज है वो वेरी कर सकते हैं, तरह तरह के रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं इंडिविजुअल से। बट हम एनकरेज यही करते हैं इंडिविजुअल को कि जो उसको समझ में आ रहा है वो अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स उसकी तरफ से होना चाहिए, उसी के जैसा वो सोच रहा है उस चीज़ को। सो इंस्ट्रक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक प्रोजेक्टिव टेक्निक में होती है वो ये होता है कि मेथड जो है वो इनडायरेक्ट है, यानी कि जो एग्जामिनी है वो उसको पता नहीं होता कि हम क्या टेस्ट करना चाहते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं। और उसको इस बारे में डिटेल भी नहीं पता होता कि उसका जो रेस्पॉन्स आएगा उसके ऊपर जो एग्जामिनर है वो कैसे क्या रिएक्ट करेगा या क्या कंक्लूजन निकालेगा, उसको ये भी नहीं पता होता है। सो कोई भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं होता है हमारी तरफ से कि पेशेंट को ऐसा लगे कि भाई वो ट्रबल में आ जाएगा अगर वो बोलेगा, या उसको ट्रबल सब नहीं लगना चाहिए। उसकी नीड्स के बारे में या उसकी ट्रबल्स के बारे में अगर वो डिस्क्लोज़ करता है तो वो इनडायरेक्टली ही करेगा, मतलब हम उसको डायरेक्टली पुश नहीं करेंगे कि बताओ तुम्हारी नीड्स क्या है, बताओ तुम्हारे क्या ट्रबल्स है, क्या तुम्हारे को इशू हो रहा है, ये सब हम उससे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। हम उसको अलाउ करेंगे कि वो जो पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं उसको देख के वो अपने हिसाब से रेस्पॉन्ड करे। सो हमारा जो रूट होता है इसमें वो इनडायरेक्ट होता है, और हमारी होप यही होती है कि जो इनडायरेक्टेडनेस है हमारी वो बहुत सारी पेशेंट के बारे में चीज़ें रिवील कर दे, एंड पेशेंट कोई चीज़ सेंसर ना करे, मतलब वो छुपाने की कोशिश ना करे। फोर्थ है इसमें फ्रीडम ऑफ रेस्पॉन्स होता है, यानी कि ये परमिट करती है कि तरह तरह के रेस्पॉन्सेज दे सकता है क्लाइंट, उसमें येस, नो या फिर बहुत सारे ऑप्शंस में से एक चूज़ करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ रेस्पॉन्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत बहुत वेरिएबल के बेसिस पे हम कर सकते हैं, यानी बहुत सारे ब्रॉड जब उसका जो रेस्पॉन्स होगा उससे हमें बहुत सारे सेक्शंस में क्लाइंट के बारे में पता चल सकता है, यानी कि उसकी नीड्स क्या है, एडजस्टमेंट इश्यूज़ क्या है, ईगो डिफेंसेस क्या हैं, फिर उसकी कोई डायग्नोसिस है तो ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो जो रेस्पॉन्सेज होंगे उससे हमें बहुत बहुत वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है क्लाइंट के बारे में। तो जो इंटरप्रिटेशन है वो मल्टीपल डायमेंशन में हो सकता है। क्लिनिकल यूज़फुलनेस के बारे में बात करेंगे कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं उनका हम क्लिनिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या बेनिफिट है। बेसिकली जो स्किल्ड क्लिनिशियन है, जो बहुत सेंसिटिव क्लिनिशियन है,
या बहुत ज़्यादा ट्रेंड क्लिनिशियन है, वो प्रोजेक्टिव टेक्निक से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है और पेशेंट की एक बहुत अच्छी साइकोडायनामिक पोर्ट्रेट भी क्रिएट कर सकता है, एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर सकता है कि पेशेंट आगे फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगा। लेकिन हमें साइंटिफिक वैलिडेशन की ज़रूरत क्यों है? उसके पीछे कुछ रीजंस है कि क्यों साइंटिफिक वैलिडेशन ज़रूरी है। वो मैकफार्लेन एंड टडनहैम ने 1951 में बताया था कि 5 बेसिक आंसर्स इसके क्या हो सकते हैं, क्यों हमें साइंटिफिक वैलिडेशन की ज़रूरत है। नंबर 1, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं ये मिसयूज़ भी किए जा सकते हैं और क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है वो किस तरह के स्टेटमेंट क्लाइंट ने दिए हैं उसके बेसिस पे ही एग्ज़ामिनर रेस्पॉन्ड करेगा, है ना? लेकिन वो बायस भी तो हो सकता है। हमें अगर साइंटिफिक लिटरेचर का सपोर्ट है तो हम इस मिसयूज़ को रोक सकते हैं। सेकंड जो है साइंटिफिक वैलिडेशन की क्यों ज़रूरत है उसके लिए है, उसका सेकंड आंसर ये है कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जब इंटरप्रेट करते हैं तो हमसे एरर होने की चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि कई बारी गलती से हम कुछ और भी समझ सकते हैं, जो हमारा माइंडसेट होगा हम उसी तरह से समझेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई गाइडलाइंस है जिसके बेसिस पे हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं तो वो ईजी हो जाता है और एरर्स कम आएंगे। और इंटरप्रिटेशन अगर शार्प है इंटरप्रिटेशन स्किल कि जब हमें मालूम है कि भाई इस मैनुअल को ही देख के करना है तो हम जनरली सही प्रेडिक्शन ही कर पाएंगे कि कैसे बिहेव करेगा पेशेंट। थर्ड इज़ टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम ही ठीक से इन्फेरेंस नहीं निकाल पा रहे या हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे इन्फेरेंस को ढंग से, तो हम आगे की जनरेशन को क्या सिखाएंगे? कैसे फ्यूचर क्लिनिशियंस सीखेंगे कि क्या टेक्निक है इसको एनालाइज करने की, इन्फेरेंस निकालने की? फोर्थ इज एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। जो वैलिडिटी डाटा होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग जो पर्सनालिटी फंक्शनिंग की होती है या साइकोपैथोलॉजी की है उसको बढ़ा देता है ना? कि हमें अगर कोई गाइडलाइंस है उसको हम पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होता है कि कैसे है। फिफ्थ इज अ चैलेंज टू रिसर्च स्किल्स। जो साइंटिस्ट हैं वो हमेशा एक्सप्लिसिटली ही किसी चीज़ को देख पाते हैं एंड जो क्लिनिशियन है उनको इम्प्लिसिटली देखना पड़ता है, यानी कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं हम उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए तो कर सकते हैं ना, और कुछ इंट्यूटिवली भी करते हैं हम। लेकिन साइंटिस्ट जब करते हैं तो वो एक्सप्लिसिटली चीज़ों को देखते हैं, दैट इज़ वाई साइंटिफिक वैलिडेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे मेजरमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन की। ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट में इन्होंने डिफरेंस बताया है एंड देन आगे फिर उन्होंने बताया कि क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं जब हम प्रोजेक्टिव टेस्ट को इवेलुएट करते हैं। पहली ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं उनमें एक्यूरेटली हम कर सकते हैं क्योंकि हमें पूरे नॉर्म्स, उसकी वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी सब कुछ दिया होता है, तो इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उनको सॉल्व करना, उनको इंटरप्रेट करना बहुत आसान होता है। लेकिन प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो साइकोमेट्रिक इवेलुएशन नहीं किया जा सकता इसमें, इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी भी बड़ी मुश्किल काम है। दैट इज़ वाई ये दोनों में कंट्रास्टिंग डिफरेंसेस हैं। नाउ जब हम प्रोजेक्टिव टेस्ट को करते हैं और साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ इसकी देखते हैं तो हमें ये भी पता है कि इसको इवेलुएट करना कितना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? नंबर 1, स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो अगर होता है स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि एक पर्टिकुलर साइंटिफिक वैलिडेशन जो ऊपर हमने पढ़ा था, साइंटिफिकली हमारे पास एक गाइडलाइंस हो, मैनुअल हो प्रॉपर वैसी वाली, तो स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो ईजिली कम्युनिकेट करने में हेल्प तो करता है और कुछ बायसेस जो हम कर देते हैं उसको भी रोक देता है। लेकिन प्रोजेक्टिव टेस्ट में ये करना बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? उसमें कुछ ग्रुप ऐसा कहते हैं कि प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होता है वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ कंक्लूजन्स निकालता है, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स पे एक साथ वर्क करता है प्रोजेक्टिव टेस्ट। और अगर आपने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया तो हम बहुत सारे वेरिएबल्स पे वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर एक पर्सन यूनिक होता है, उसका
उसका जो पूरा बिहेवियर होता है वो अलग तरीके का होता है, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। सो अगर आप एक ही पैरामीटर पे उसको चेक करने लगेंगे तो ऑब्वियसली आपको उसकी बहुत सारी चीज़ें मिसलीडिंग हो सकती हैं, आप गलत डायग्नोसिस भी कर सकते हो। सो इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन करना जो है वो बड़ा गलत होगा प्रोजेक्टिव टेक्निक के साथ, ऐसा एक ग्रुप कहता है। रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी मतलब जब आप उस टेस्ट को कई बारी अटेम्प्ट करते हैं कि क्लाइंट के ऊपर और हर बार सेम आंसर आता है, दैट इज़ रिलायबिलिटी, है ना। एक टेस्ट को कई बार किया और हर बारी वही सेम आंसर दे रहा है, मतलब वो रिलायबल टेस्ट है। सो रिलायबिलिटी भी कई तरीके की होती है, आपने रिसर्च सब्जेक्ट में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। टेस्ट रीटेस्ट वाली होती है ना, स्प्लिट हाफ वाली होती है। तो इन्होंने यही बताया कि तरह तरह की जो रिलायबिलिटी टेस्ट जब हमने किया है तो हमने ये भी देखा है कि रिजल्ट हमारे को सेम नहीं आए हैं। सो इसीलिए प्रोजेक्टिव टेक्निक में, क्योंकि डिपेंड करता है कि जब आप टेस्ट लेते हो दोबारा तो जो आपका क्लाइंट है वो किस मेंटल स्टेट में है, उसका मूड क्या है, वो किन सर्कमस्टेंसेस में है, वो उसकी उस दिन फिट है कि नहीं है टेस्ट देने के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इवन क्लिनिशियन पे भी डिपेंड करता है कि क्लिनिशियन किस मेंटल स्टेट पे है। सो इसीलिए ये टेस्ट जनरली सही नहीं देंगे हमें रिजल्ट। तो रिलायबिलिटी का स्कोप बहुत कम है प्रोजेक्टिव टेस्ट्स में। और इन्होंने कुछ जो टेस्ट किए हैं उसके बारे में भी इन्होंने यही सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे ऑल्टरनेट फॉर्म्स में हम कर सकते हैं टेस्ट, एक साथ दो फॉर्म्स देते हैं, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, और एक साथ ही करा दें तो उनमें प्रोबेबिलिटी है कि हमें कुछ रिलायबिलिटी मिले, बट देन डिफ़िकल्ट तो है। नाउ वैलिडिटी की बात करेंगे तो अगेन इन्होंने यही बताया है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना, बहुत सारे, कभी डायग्नोसिस के लिए, कभी कुछ कभी कुछ। सो वैलिड होना कि आप किसी एक टेस्ट एक चीज़ के लिए कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल काम है। कि वैलिडिटी का मतलब होता है कि जिस इशू के लिए आप उसको टेस्ट कर रहे हो उसके लिए वो टेस्ट सही है। जैसे कि डिप्रेशन इन्वेंटरी होती है, वो डिप्रेशन के लिए होती है, तो मतलब डिप्रेशन इन्वेंटरी इज़ वैलिड फॉर डिप्रेशन, है ना। एंग्जाइटी वाला टेस्ट जो है वो आप डिप्रेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, तो एंग्जाइटी इन्वेंटरी इज़ नॉट वैलिड फॉर डिप्रेशन, लाइक दैट। सो ऐसे ही जो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है, क्योंकि ये बहुत सारे वेरिएबल टेस्ट करता है तो आप इसकी वैलिडिटी प्रूफ नहीं कर पाते हो, किसी भी कंडीशन में प्रूफ नहीं कर पाओगे। So friends, this was all about today's video. This was part 1 of unit 2 ब्लॉक 4 MPCE 012। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, कि कैसे प्रोजेक्टिव जो टेस्ट्स होते हैं उनकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन में दिक्कतें आती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और किस तरह से ये क्लिनिकली यूज़फुल टेस्ट है, और बाकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है प्रोजेक्टिव टेस्ट की, ये हमने आज के वीडियो में पढ़ा। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगेगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।